नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। सामान्य ताप और दाब पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये एक सवाल है जो हमारे आज के स्रोत में सामने आता है। और ये हमें सीधे एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे तत्व की ओर ले जाता है, ब्रोमीन। आज हम इसी तत्व और इसके करीबी रिश्तेदारों यानी हैलोजन परिवार के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दरअसल ब्रोमीन पर केंद्रित एक स्रोत से ली गई है। इसमें इससे जुड़े कुछ अहम सवाल और हाल के कुछ शोध का भी जिक्र है। अच्छा। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को खंगालना, इसके मुख्य बिंदुओं को समझना और ये जानना कि भाई ये तत्व क्यों इतने दिलचस्प या महत्वपूर्ण है। सही। तो फिर चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और देखिए, तत्वों के गुणधर्मों को समझना अपने आप में काफी आकर्षक होता है, खासकर जब हम ब्रोमीन जैसे अपवादों को देखते हैं। प्रकृति के नियम हमें अक्सर चौंका देते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। सामान्य ताप और दाब मतलब करीब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और हमारे आसपास का सामान्य वायुमंडलीय दबाव। इस स्थिति में किसी अधातु का मतलब नॉन मेटल का द्रव अवस्था में पाया जाना, ये वाकई में काफी असाधारण बात है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। धातु पारा, मर्क्यूरी, उसके बारे में तो कई लोगों ने सुना होगा कि वो तरल होता है। हाँ। लेकिन एक अधातु का ऐसा होना, ये ब्रोमीन को खास बनाता है। और जैसा आपने कहा, ये कहानी सिर्फ ब्रोमीन तक सीमित नहीं है। ये है हैलोजन नामक तत्वों के एक पूरे समूह का हिस्सा है, जिनके अपने अपने कह सकते हैं अनूठे रंग हैं। बिल्कुल। तो उस शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु तत्व है ब्रोमीन। रासायनिक प्रतीक है Br2। Br2। और स्रोत ये साफ करता है कि ये एकमात्र अधातु है जो इन परिस्थितियों में तरल रहता है। एकमात्र? हाँ। स्रोत में इसके कुछ आंकड़े भी दिए हैं। इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो तापमान जिस पर ये ठोस से पिघलकर द्रव बनता है, वो है ऋणात्मक 7.2 डिग्री सेल्सियस, माइनस में। हाँ, और इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट यानी वो तापमान जिस पे ये उबलकर गैस बनता है, वो है 58 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 58। जरा सोचिए, शून्य से थोड़ा ही नीचे ये जम जाता है और पानी के उबलने के तापमान से तो काफी पहले ही ये गैस बन जाता है। लेकिन हमारे सामान्य कमरे के तापमान पर ये एक गहरे लाल भूरे रंग का तरल होता है। और यहीं पर देखिए एक दिलचस्प तुलना सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोत के एक और प्रश्न में है। हाँ। पूछा गया है कि सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं? तो जवाब है पारा Hg, जो एक धातु है, और ब्रोमीन Br2, जो एक अधातु है। अच्छा, पारा और ब्रोमीन। हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि तत्वों की दुनिया कितनी विविध है। पारा अपनी धात्विक चमक और भारीपन के लिए जाना जाता है, जबकि ब्रोमीन एक पूरी तरह से अलग प्रकृति का तत्व है, एक अधातु। फिर भी दोनों कमरे के तापमान पर तरल रहने का ये अनोखा गुण साझा करते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत अजीब है। मतलब ये अंतर हमें याद दिलाता है कि तत्वों को सिर्फ धातु या अधातु में बांट देना ही काफी नहीं है। उनके व्यक्तिगत गुण उन्हें और भी विशेष बनाते हैं। ब्रोमीन का तरल होना इसलिए खास है क्योंकि ये अधातुओं के सामान्य व्यवहार से, जो अक्सर गैस या ठोस होते हैं, उनसे अलग हैं। ये वाकई एक बढ़िया बिंदु है कि कैसे अलग-अलग श्रेणियों के तत्व भी कभी-कभी एक जैसा गुण दिखा सकते हैं। अच्छा, हमने ब्रोमीन के इस खासियत को तो समझ लिया। अब जैसा आपने कहा था, ये एक बड़े परिवार का हिस्सा है, हैलोजन। जी। तो चलिए इसके कुछ भाई बहनों से मिलते हैं। स्रोत हमें फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 और आयोडीन I2 का परिचय कराता है। ये सब भी हैलोजन हैं। हाँ, ये सभी। तो सवाल उठता है कि सामान्य परिस्थितियों में इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? क्या ये सब ब्रोमीन की तरह तरल है या कुछ और? नहीं, यहीं पर हैलोजन परिवार की विविधता और एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? स्रोत के अनुसार फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही सामान्य ताप और दाब पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, दोनों गैस। हाँ, फ्लोरीन को एक हल्की हरी पीली गैस बताया गया है, जो अत्यंत अभिक्रियाशील मतलब हाईली रिएक्टिव होती है।
ये बहुत आसानी से दूसरे तत्वों के साथ रासायनिक बंधन बना लेती है। बाप रे, बहुत रिएक्टिव। हाँ, क्लोरीन भी एक गैस है जिसे श्रुत में हल्की गैस कहा गया है और इसका रंग भी हरा पीला होता है। फिर आता है ब्रोमीन, जैसा हमने देखा वो द्रव है। लिक्विड। और फिर आता है आयोडीन, I2, जो सामान्य परिस्थितियों में एक ठोस पदार्थ होता है, अक्सर गहरे बैंगनी या लगभग काले रंग के क्रिस्टल के रूप में। अच्छा, तो आयोडीन ठोस है, मतलब एक ही परिवार में हमें गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव और आयोडीन ठोस। क्या इस क्रम का कोई खास कारण है? ऐसे ही है या कोई वजह है? हाँ, नहीं, ये क्रम महज संयोग नहीं है, बल्कि ये आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, उसमें तत्वों के व्यवस्थित गुणों का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। जैसा कि स्रोत के एक प्रश्नोत्तर खंड में भी इस पैटर्न गैस, द्रव, ठोस, इसका जिक्र है। जब हम हैलोजन समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। इसके कारण परमाणुओं के बीच लगने वाले कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन्हें वैंडरवॉल्स बल भी कहते हैं, वो मजबूत होते जाते हैं। ओके, वैंडरवॉल्स बल। आप इन्हें ऐसा समझ सकते हैं जैसे अणुओं के बीच एक किस्म का चिपचिपापन बढ़ रहा हो। अच्छा, चिपचिपापन, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के अणु छोटे हैं और उनके बीच ये बल बहुत कमजोर हैं, इसलिए वे आसानी से गैस के रूप में उड़ते रहते हैं। ब्रोमीन के अणु थोड़े बड़े हैं, बल थोड़े मजबूत हैं, जो उन्हें एक दूसरे के करीब रखने के लिए काफी हैं ताकि वे तरल अवस्था में रहें, लेकिन इतने मजबूत नहीं कि वे ठोस बन जाएं। और आयोडीन के अणु और भी बड़े हैं और उनके बीच ये बल इतने मजबूत हो जाते हैं कि वे सामान्य तापमान पर एक दूसरे से कसकर बंधे रहते हैं, यानी ठोस अवस्था में। अरे वाह, ये तो बहुत सहज तरीके से आपने समझाया। मतलब आकार और उन अदृश्य बलों का खेल है जो तय करता है कि कौन गैस होगा, कौन द्रव और कौन ठोस। कमाल है। बिल्कुल। आपने फ्लोरीन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता का भी जिक्र किया था। हाँ। स्रोत में एक और बात कही गई है कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। इसका क्या मतलब हुआ? विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है किसी परमाणु की रासायनिक बंधन में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत। हाँ, बिल्कुल। और फ्लोरीन इस मामले में चैंपियन है। वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने में सबसे ज्यादा माहिर है। चैंपियन? हाँ, कह सकते हैं। इसी वजह से ये इतना ज्यादा अभिक्रियाशील भी है। ये लगभग किसी भी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन छीनकर या साझा करके बड़ी आसानी से यौगिक कंपाउंड्स बना लेता है। ये गुण फ्लोरीन को रसायन विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बनाता है। हालांकि इसकी अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण इसे संभालना भी जाहिर है बहुत खतरनाक होता है। समझ गई। तो फ्लोरीन मानो इलेक्ट्रॉनों को लेकर बहुत उत्साहित रहता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। अब आयोडीन पर वापस आते हैं। हमने जाना कि वो सामान्य तापमान पर ठोस है जी। लेकिन स्रोत में आयोडीन के बारे में एक और अनोखी बात बताई गई है। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये पिघलकर तरल बनने के बजाय सीधे गैस में बदल जाता है। हाँ। इस प्रक्रिया के लिए एक खास शब्द भी है, ऊर्ध्वपातन, या अंग्रेजी में सब्लिमेशन। ये तो कमाल है, जैसे कोई चीज गायब हो रही हो, ठोस से सीधे भाप। हाँ, ऊर्ध्वपातन वाकई एक आकर्षक प्रक्रिया है। ज्यादातर ठोस पदार्थों को जब आप गर्म करते हैं तो वे पहले पिघलकर तरल बनते हैं और फिर और गर्म करने पर उबलकर गैस। हाँ, जैसे बर्फ। बिल्कुल। लेकिन आयोडीन जैसे कुछ पदार्थ इस बीच की तरल अवस्था को एक तरह से छोड़ ही देते हैं। गर्म करने पर उनके अणु ठोस अवस्था से सीधे इतनी ऊर्जा पा लेते हैं कि वे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। अच्छा। आपने शायद कपूर, कैम्फर या नैप्थलीन की गोलियों, मॉथबॉल्स के साथ भी ऐसा होते देखा होगा। वे रखे रखे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, बिना कोई तरल पीछे छोड़े। हाँ, देखा है, सही कहा। ये गुण आयोडीन को ब्रोमीन जैसे हैलोजन से अलग करता है, जो पहले पिघलता है फिर उगलता है। ये हमें फिर दिखाता है कि एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी हर तत्व की अपनी अलग पहचान है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और शब्द स्रोत में आता है, संक्रमण तापमान, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या ये ऊर्ध्वपातन से संबंधित है? हाँ, बिल्कुल। संक्रमण तापमान वो विशिष्ट तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था बदलता है। ये एक कह सकते हैं व्यापक शब्द है। अच्छा। जैसे ब्रोमीन के लिए -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक है। ये ठोस से द्रव में संक्रमण का तापमान है। 58 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्वथनांक है। ये द्रव से गैस में संक्रमण का तापमान है।
आयोडीन के लिए वो तापमान जिस पर वो ठोस से सीधे गैस में बदलता है, यानी ऊर्ध्वपातित होता है, वो उसका ऊर्ध्वपातन बिंदु या संक्रमण तापमान कहलाता है। ओके। हर अवस्था परिवर्तन एक निश्चित तापमान पर होता है और वही उसका संक्रमण तापमान है। ये तापमान हर पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं और उनके गुणों को परिभाषित करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये तापमान मानो मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि कोई तत्व कब अपनी शक्ल बदलेगा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस या ठोस से सीधे गैस। बिल्कुल सही। उनकी अवस्थाएं, वो पैटर्न, रिएक्टिविटी, ऊर्ध्वपातन। पर क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं? क्या आज की दुनिया में प्रयोगशालाओं से बाहर इन गुणों का कोई व्यावहारिक इस्तेमाल हो रहा है आजकल? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अच्छी बात यह है कि स्रोत का समसामयिक संदर्भ खंड हमें इसका एक ताज़ा उदाहरण देता है। अच्छा, क्या है वो? इसमें हाल ही में नेचर एनर्जी जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित एक शोध का जिक्र है। इस शोध में वैज्ञानिकों के एक समूह ने ब्रोमीन और आयोडीन के गुणों का इस्तेमाल करके एक नई तरह की चीज बनाई है, एक बहु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैथोड। मल्टी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैथोड। ये सुनने में तो काफी तकनीकी लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, थोड़ा तकनीकी है। इसे समझने के लिए पहले कैथोड को समझते हैं। कैथोड बैटरी का वो हिस्सा होता है जहां रासायनिक क्रिया के जरिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जिससे बिजली का प्रवाह होता है। ओके, बैटरी का हिस्सा। हाँ, अब बहु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का मतलब है कि ये कैथोड एक ही बार में एक अणु या आयन से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का लेन देन यानी स्थानांतरण कर सकता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ? जी हाँ, ज्यादातर पारंपरिक बैटरी कैथोड एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। अगर आप एक बार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उतनी ही जगह में ज्यादा ऊर्जा जमा कर सकते हैं या ज्यादा तेजी से ऊर्जा दे सकते हैं। अरे वाह! तो ब्रोमीन और आयोडीन पर आधारित इस नए कैथोड का विकास भविष्य में ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा देर तक चलने वाली या शायद ज्यादा जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अरे वाह! तो ये ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर बस एक तरल अधातु लगता है और आयोडीन जो ठोस से सीधे गैस बन जाता है, इनके ये बुनियादी गुण असल में नई ऊर्जा तकनीकों की चाबी बन सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रसायन विज्ञान की ये मूलभूत जानकारी कितनी जीवंत और प्रासंगिक है आज भी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शोध इस बात का प्रमाण है कि मौलिक विज्ञान, फंडामेंटल साइंस में की गई खोजें कभी बेकार नहीं जाती। ब्रोमीन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन लेने देने की क्षमता, उनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं धारण करने की क्षमता, ये सब उनके रासायनिक गुण हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने दशकों पहले समझा था। आज उन्हीं गुणों का इस्तेमाल करके ऊर्जा भंडारण, एनर्जी स्टोरेज जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए नए समाधान खोजे जा रहे हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने की हमारी जिज्ञासा ही अक्सर तकनीकी प्रगति की नींव रखती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे प्रकृति के ये बुनियादी तत्व भविष्य को आकार दे सकते हैं। अच्छा, हमने आज काफी कुछ जाना। चलिए एक बार फिर उन मुख्य बातों को संक्षेप में देख लेते हैं जो हमने आज के स्रोत से सीखी, खासकर जो संबंधित प्रश्नों के उत्तर के रूप में सामने आई। हाँ, बिल्कुल। पहली बात, सामान्य ताप और दाब पर दो तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं, एक धातु पारा और एक अधातु ब्रोमीन। सही। दूसरी, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो ऊर्ध्वपातन दिखाता है, यानी गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस बन जाता है, तरल अवस्था में आए बिना। तीसरी, फ्लोरीन जो हैलोजन परिवार का सदस्य है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक और अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है। बिल्कुल। चौथी, हैलोजन परिवार में नीचे जाने पर भौतिक अवस्था बदलती है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन ठोस है। ये पैटर्न है। जी, वो पैटर्न है। और पांचवी, संक्रमण तापमान वो निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। हाँ, ये सारे बिंदु मिलकर हमें हैलोजन परिवार की एक अच्छी तस्वीर देते हैं। इन सबको एक साथ रखकर देखने पर हमें क्या बड़ी तस्वीर समझ आती है? मतलब इसका क्या निचोड़ है? देखिए, बड़ी तस्वीर ये है कि आवर्त सारणी महज तत्वों की एक सूची नहीं, बल्कि गुणों का एक नक्शा है जिसमें अद्भुत पैटर्न और विविधताएं छिपी हैं। हैलोजन समूह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा कि कैसे उनके भौतिक गुण जैसे अवस्था और रासायनिक गुण जैसे अभिक्रियाशीलता समूह में नीचे जाने पर एक निश्चित तरीके से बदलते हैं। फ्लोरीन की चरम अभिक्रियाशीलता से लेकर
आयोडीन के ऊर्ध्वपातन तक हर तत्व की अपनी कहानी है, जो उसके परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार से तय होती है। हाँ, ब्रोमीन का तरल होना या आयोडीन का ऊर्ध्वपातित होना सिर्फ रोचक तथ्य नहीं है, बल्कि ये उन अंतर्निहित भौतिक और रासायनिक सिद्धांतों की मिसालें हैं जो पूरी प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। और जैसा कि हमने हालिया शोध के उदाहरण में देखा, इन बुनियादी गुणों को समझना ही हमें इन तत्वों का नए और फायदेमंद तरीकों से उपयोग करने की क्षमता देता है। बिल्कुल स्पष्ट। तो आज हमने ब्रोमीन के तरल होने की अनोखी कहानी सुनी, उसके हैलोजन भाई बहनों फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन की विभिन्न अवस्थाओं और गुणों को जाना, आयोडीन के गायब होने वाले ऊर्ध्वपातन के जादू को समझा, और ये भी देखा कि कैसे ये तत्व आज भी वैज्ञानिकों को नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, ये सारी जानकारी हमें एक ही स्रोत से मिली, जिसने इन तत्वों पर गहराई से रोशनी डाली। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है, जो हमें स्रोत से मिली जानकारी से आगे सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, क्या? हमने देखा कि हैलोजन परिवार में गुणों का एक क्रम है। अभिक्रियाशीलता घटती है, भौतिक अवस्था गैस से ठोस की ओर जाती है। ये सामान्य परिस्थितियों की बात है। हाँ, लेकिन क्या होगा अगर हम इन तत्वों को असामान्य परिस्थितियों में रखें? सोचिए, अगर वैज्ञानिक इन हैलोजन तत्वों को आपस में मिलाएं या शायद उन्हें अत्यधिक उच्च दबाव या बहुत कम तापमान पर ले जाएं। एक्सट्रीम कंडीशंस में। हाँ, क्या हम ऐसे पूरी तरह से नए पदार्थ या यौगिक बना सकते हैं जिनके गुण आज हम सोच भी नहीं सकते? क्या ब्रोमीन या आयोडीन अत्यधिक दबाव में धातु जैसा व्यवहार कर सकते हैं? इन तत्वों में अभी और कितने अनछुए रहस्य और अनुप्रयोग छिपे हो सकते हैं? वाह! ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान में खोज का सफर कभी खत्म नहीं होता।